गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप यू आर गुड एंड वेल। आज मैंने एक स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन की आपको पहले भी स्टडी करके बताया था, और अब भी मैं बताता हूँ कि उनको सेज स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन, जिनको काफ़ी हद तक सस्ते लोन के मतलब लोन भी कम से कम इंटरेस्ट फ्री होता है, और उनके बिजनेस में काफ़ी सारी सब्सिडीज़ होती है जो अन्य बिजनेसों में इतनी सब्सिडीज़ गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड नहीं की जा रही है। तो मेरा मानना है कि आप स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन जो पहले हुआ करता था, हाँ मान सकते हैं कि पहले वो विशेष क्षेत्र के दायरे आर्थिक जोन में जाता है। तो अब कहाँ से जाता है वो? आप उसको सेज स्पेशल इकोनॉमिक जीएसटी फ्री कर दोगे, इनकम टैक्स में रियायत दे दोगे, तो सब कुछ आप उनको दे दिया, सब कुछ आपने उनको दे दिया, तो दूसरे बिजनेस को आपने इतना बढ़ावा क्यों नहीं दिया? मेरा ये मानना है। हर अदर इंडस्ट्रीज़, सबसे बड़ी बात तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में आपने सब्सिडी दी, जो भी सबको नहीं दी, कुछ समुदायों को दी और कुछ जाति विशेष को ही दी। तो मेरा मानना है कि आप कब तक ये जनरल कास्ट के ऊपर, जो जनरल है बेचारे वो सामान्य वर्ग से आते हैं, उनके खिलाफ तो एक अत्याचार होगा, अन्याय होगा, क्योंकि न तो उनको बेचारे को पूरा बेनिफिट मिल पाता, और न वो जाति विशेष के झगड़े में वो खुद पीस जाते हैं। तो मेरा मानना है कि आप उनको भी कम से कम पूरी छूट देनी चाहिए उनको, और उसके अलावा एक बिजनेस टाइप के साथ साथ एजुकेशन में भी, बिजनेस में भी, जॉब्स में भी, सब रोजगार में भी, और ऐसी स्किल के लिए भी उनको कोई प्रोत्साहन या ऐसी कुछ योजनाएं निकाल कर उनको विशेष लाभ दिया जाना चाहिए, या फिर ऐसे ऐसे कोर्सेज में भी ऐसा कुछ किया जाना चाहिए। मेरा मानना है एक तो एग्रीकल्चर में 70 to 80% उनको भी दी जानी चाहिए, सारी जो कास्ट है विशेष है उसको हटा के, और जो विशेष आर्थिक जोन में दिया जा रहा है वो भी छोटे छोटे बिजनेस में भी उनको इंक्लूड किया जाना चाहिए, और विशेष आर्थिक स्पेशल इकोनॉमिक जोन को अब इसके दायरे से बाहर हटा देना चाहिए भारत सरकार को। और थर्ड, कि उनको जिनके रिटर्न वगैरह नहीं है उनको लोन वगैरह नहीं दिया जाता। तो मेरा मानना है ऐसा क्यों किया जा रहा है? सब लोगों के पास पहले से इनकम होगी तो वो लोन लेने ही क्यों आएगा? भारत सरकार से मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि ऐसा नहीं किया जाए। सभी आदमियों को रोज़गार से जोड़ने के लिए रोज़गार को जोड़ा जाए, कि ना कि तोड़ा जाए रोज़गार को। और रोज़गार में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कितनी इम्पोर्टेंस है वो तो आपको पता ही है, कि आसपास के गाँव में अभी तक भी लोग टू व्हीलर पे आते हैं, फोर व्हीलर पे आते हैं, ये तो उनकी आते हैं सब ठीक है। आज फ्यूल और डीजल पेट्रोल इतना महंगा हो गया ना कि वो सारे खर्चे उसके महंगाई में चले जाते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी अच्छी किफ़ायती दाम में, वो साथ साथ सारे विलेज में, रूरल सेक्टर में ज़रूरी है। अर्बन सेक्टर में तो ऑलरेडी सुविधा है, विलेज में भी ज़्यादा ज़रूरी है, तो वहाँ पे भी चलाई जाए। और साथ साथ आर्थिक विशेष जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के साथ साथ एग्रीकल्चर में भी इतनी सब्सिडीज और दी जाए, ताकि यूथ परेशान ना हो और यूथ को कुछ करने का मौका मिले। मेरा मानना है अगर आप यूथ को नहीं दोगे तो यूथ तो कुछ कर ही नहीं पाएगा। मैंने कुछ ने स्पेशल इकोनॉमी जो कि आप एक्ट पढ़ोगे तो आपको आप बिलीव नहीं करोगे कि इतनी सारी इनको छूट वगैरह दी जा रही है। इतनी छूट किसी को भी देना, तो दूसरे बिजनेस को क्यों नहीं दी जा रही? तो फिर आप एक ही बिजनेस को क्यों लेके पकड़ी भारत सरकार ने? दूसरे बिजनेस को भी, अगर राजस्थान में अगर भौगोलिक स्थिति है उसको भी विशेष आर्थिक जोन का दर्जा दे के उनमें कुछ बिजनेस स्टार्टअप करवाया जाए। क्यों एक ही बिजनेस को आप इतनी सारी छूट वगैरह दोगे? और थर्ड पॉइंट, आप किसानों को क्यों टैक्स फ्री नहीं देते? गुड्स के ऊपर जीएसटी फ्री करो, किसानों की जितनी भी वस्तु है उनके ऊपर करना ही है तो उनको टैक्स फ्री कर दो, जीएसटी फ्री कर दो। और जो किसी जाति विशेष को ध्यान में न रखते हुए आप 70 से 80% सब्सिडी सभी किसानों को दे दी जाती, 90%। अगर गरीब जनरल कास्ट का भी लोग आता है तो उसको भी आप 90% तक छूट क्यों नहीं दी जाती? उनको आप क्यों बांधे रखते हो? मेरा मानना ये है। और साथ साथ रिजर्वेशन का लाभ गरीब जनरल कास्ट के लोगों को भी मिलना चाहिए, जिसकी 8-10 लाख से कम इनकम है, बिल्कुल कम इनकम है, उसको आप क्या दे रहे हो? कुछ भी नहीं दे रहे हो। और बीपीएल और एपीएल भी 5 लाख से जो नीचे 5-7 लाख रुपए जिसकी सालाना इनकम है उनको अब आ जाना चाहिए, क्योंकि बाद की महंगाई इतनी हो गई, इन्फ्लेशन रेट के हिसाब सब कुछ तय करना चाहिए। और आप पक्के मकान भी उन्हीं को दे रहे हो,
और बहुत सारे ऐसे जने भी हैं जिनके पास गरीब है बेचारे, उनके पास पक्के मकान नहीं है लेकिन उनको नहीं मिल पाते। तो मेरा अनुरोध है भारत सरकार से इसकी क्राइटेरिया को बाहर किया जाए, किसी मेड हो या ना हो बट उसको भी मकान दिया जाए, उसको भी रहने के लिए घर दिया जाए, वो भी उसी श्रेणी में आए। प्रधानमंत्री आवास योजना में उसको भी लिया जाए, उसके भी घर पास किया जाए, उसको भी घर दिया जाए, क्योंकि सभी लोगों को ज़रूरत होती है। आप मतलब जिनके है दूसरे के, तो आप दो दो तीन तीन, वो शादी हुई उसके नहीं करके पास करवा देते हो, और जिसको ज़रूरत होती है रियलिटी में उसको कुछ चीज़ें नहीं मिल पाती। तो मेरा सरकार से विनम्र यही अनुरोध है कि सभी लोगों के लिए फ़ायदा अवेलेबल कराया जाए जो ज़रूरतमंद है, और जो उसको हर चीज़ की जिनकी अलग अलग वर्ग को ज़रूरत होगी उस हिसाब से आप बेनिफिट ट्रांसफ़र का क्राइटेरिया बदला जाए। एक ही किसी जाति विशेष कोई सब कुछ ना दे के, जो आप दूसरे सब भारत के जितनी भी जातियाँ निवास करती है उसको सारी कौम को अध्ययन करके पता चलेगा कि आपको कितनी गरीबी है या कितनी बेरोजगारी है। और बेरोजगारी का स्तर वो होता है कि आप 15 से 20 हज़ार रुपये आपके पास टेम्पररी जॉब है तो उसको आप बेरोजगारी ही मानी जाएगी, वो एक तरह से बेरोजगारी ही मानी जाती है। बेरोजगारी का परिभाषा ये है कि कम से कम आदमी 50,000 से 1 लाख रुपये महंगाई के हिसाब से अगर धन अर्जित नहीं करता तो उसे बेरोजगारी मानी जाएगी। बेरोजगारी की परिभाषा ये है अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि अगर आदमी लोन ले रहा है तो आदमी बेरोजगार कोई भी हुआ। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।